नमस्कार। पिछली बार हमने राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की भूमिका को समझा था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, असली शक्ति उनके दफ्तर में नहीं बल्कि सरकार के इंजन रूम में होती है। बिल्कुल। आज हम उसी इंजन रूम के अंदर झांकेंगे और राज्य की असली कार्यकारी शक्ति यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कहिए राज्य मंत्री परिषद की बनावट और कार्यप्रणाली को समझेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये वो टीम है जिसका कैप्टन मुख्यमंत्री होता है और जो पूरे राज्य का शासन चलाती है। बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मंत्रिपरिषद क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करती है। हम संविधान के दो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आर्टिकल 163 और 164। हाँ, आर्टिकल 163 और 164 की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि मंत्री कितने तरह के होते हैं, इनकी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का असल मतलब क्या है और इस पूरी व्यवस्था में मुख्यमंत्री को इतनी जबरदस्त शक्ति कहाँ से मिलती है, ताकि स्टेट पीसीएस और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये पूरा ढांचा शीशे की तरह साफ हो जाए। यही लक्ष्य है। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी मंत्रिपरिषद की व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है? मतलब संविधान में इसकी नींव कहाँ रखी गई है? देखिए, इसकी नींव रखी गई है आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 163। जी, ये आर्टिकल बहुत सीधी सी बात कहता है कि राज्यपाल को उनके काम में मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि संविधान ये साफ कर रहा है कि राज्यपाल अकेले फैसले नहीं लेंगे, उनके पास सलाह देने के लिए एक पूरी टीम होगी। लेकिन मैंने सुना है कि राज्यपाल हमेशा इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। कुछ विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी तो होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर एक छोटा सा पेच है। आर्टिकल 163 ये भी कहता है कि जिन मामलों में संविधान राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की शक्ति देता है, अच्छा, उन मामलों में मंत्री परिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये विवेकाधीन शक्तियां बहुत सीमित है। मतलब ज्यादातर कामों के लिए राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आर्टिकल 163 ने तो टीम बना दी। अब इस टीम के खिलाड़ी यानी मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? उसके लिए हमें तुरंत आर्टिकल 164 पर आना होगा। ओके। यही वो आर्टिकल है जो राज्य में संसदीय व्यवस्था की पूरी बुनियाद रखता है। इसकी पहली लाइन ही कहती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। एग्जैक्टली। ये एक लाइन मुख्यमंत्री को अपनी टीम चुनने की पूरी आजादी देती है और यहीं से उनकी शक्ति का स्रोत शुरू होता है। ये तो दिलचस्प है। मतलब राज्यपाल की मर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री को चुनने तक ही सीमित है, बाकी टीम तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। बिल्कुल। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। एक बार मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया तो फिर मंत्री कौन बनेगा, ये पूरी तरह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। राज्यपाल सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा दी गई लिस्ट पर आप कह सकते हैं मोहर लगाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब क्या है? क्या संविधान में मंत्रियों के इन अलग-अलग पदों का भी जिक्र है? नहीं, और ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा? जी, संविधान मंत्रियों की किसी रैंकिंग या श्रेणी को परिभाषित नहीं करता। संविधान के लिए सब मंत्री हैं। ये जो कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री का वर्गीकरण है, यह हमने ब्रिटिश संसदीय परंपरा से लिया है। मतलब ये एक प्रशासनिक सुविधा है, संवैधानिक जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगर सरकार एक कंपनी है तो ये अलग-अलग मंत्री उस कंपनी में किस पद पर होंगे? इस एनालॉजी से शायद समझना आसान हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। चलिए इसी से समझते हैं। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये सरकार के सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स की तरह हैं। सीईओ, सीएफओ, सीओओ। ओके। ये गृह, वित्त, शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं जो सरकार का असली शक्ति केंद्र है। मतलब सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं? जी, राज्य के सभी बड़े और नीतिगत फैसले इसी कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद भले ही बड़ी हो, लेकिन उसका दिल और दिमाग कैबिनेट ही है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री हो गए, टॉप मैनेजमेंट। फिर राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कहाँ फिट होते हैं? राज्य मंत्रियों की दोहरी भूमिका हो सकती है। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार
यानी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। हम्म। कंपनी की एनालॉजी में ये एक डिवीजन हेड की तरह हैं, जो अपने डिवीजन के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन सी स्वीट को रिपोर्ट करते हैं। दूसरे तरह के राज्य मंत्री वो होते हैं जिन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के साथ उनके काम में मदद के लिए जोड़ा जाता है। जैसे कोई सीनियर मैनेजर। हाँ, बिल्कुल, ये सीनियर मैनेजर की तरह हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। अच्छा, तो कैबिनेट की बैठकों में नहीं आते? नहीं, उसकी बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उनके मंत्रालय से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें खास तौर पर बुलाया जाए। समझ गई। और सबसे आखिर में आते हैं उप मंत्री या डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इनकी क्या भूमिका है? इन्हें आप जूनियर मैनेजर्स या ट्रेनी समझ सकते हैं। ट्रेनी? हाँ, एक तरह से। इन्हें कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये हमेशा कैबिनेट या राज्य मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। मतलब ये वरिष्ठ मंत्रियों के सहायक होते हैं? जी, और ये भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते और उसकी बैठकों में शामिल नहीं होते। तो हायरार्की एकदम साफ है। सबसे ऊपर कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री और फिर उपमंत्री। ये हायरार्की तो बहुत साफ हो गई। अब एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, इसका असल मतलब क्या है? ये संसदीय प्रणाली का आप कह सकते हैं बेडरॉक प्रिंसिपल है। इसका मूल सिद्धांत है, आर्टिकल 164 साफ कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति? जी, यहां ध्यान देने वाली बात है विधानसभा के प्रति, विधान परिषद या राज्यपाल के प्रति नहीं। ये एक कॉमन ट्रैप है जिससे बचना चाहिए। और व्यवहारिक तौर पर इस सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ? इसके 3 मुख्य मतलब हैं। पहला और सबसे मशहूर कि वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सरकार के स्थायित्व की गारंटी है। दूसरा, अगर विधानसभा मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं जिसने गलती की हो, बल्कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार गिर जाती है। अच्छा, पूरी सरकार गिर जाती है। और तीसरा मतलब पार्टी अनुशासन और सरकार की एकजुटता से जुड़ा है। इसका मतलब है कि कैबिनेट का कोई भी फैसला सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है, भले ही वो बैठक में उस फैसले से असहमत रहे हों। जी, उन्हें कैबिनेट से बाहर और सदन में उस फैसले का बचाव करना ही पड़ता है। ये सिद्धांत मुख्यमंत्री को ये ताकत देता है कि कोई भी मंत्री अपनी अलग राजनीतिक खिचड़ी न पकाए। मतलब सरकार को हमेशा एक आवाज में बात करनी होती है। बिल्कुल। और अगर कोई मंत्री किसी फैसले से बिल्कुल भी सहमत ना हो तो उसके पास क्या विकल्प है? सिर्फ एक विकल्प, इस्तीफा। अगर कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता तो उसे मंत्री परिषद से इस्तीफा देना होता है। ठीक है, ये तो हुई सामूहिक जिम्मेदारी, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जिक्र आता है। इसका क्या मतलब है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी आर्टिकल 164 में ही है। ये कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। तो क्या सच में ऐसा है? क्या राज्यपाल किसी मंत्री को सीधे बर्खास्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। असलियत में ये मुख्यमंत्री के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। अच्छा। जी, राज्यपाल का प्रसाद असल में मुख्यमंत्री का प्रसाद है। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि राज्यपाल किसी मंत्री को केवल और केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के प्रदर्शन से खुश नहीं है तो वे उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर मंत्री नहीं मानता तो राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं, और राज्यपाल को ये करना होगा। तो क्या ये दोनों सिद्धांत सामूहिक और व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते? एक तरफ आप कहते हैं कि पूरी टीम जिम्मेदार है, दूसरी तरफ आप एक अकेले मंत्री को हटा सकते हैं। ये एक शानदार सवाल है और यहीं पे इस व्यवस्था की खूबसूरती है। ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। पूरक है? कैसे? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व असल में सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का एक औजार, एक टूल है। अच्छा। टीम को एक साथ तैराने के लिए कप्तान यानी मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस खिलाड़ी को हटा सके जो टीम के नियमों के अनुसार नहीं खेल रहा है।
तो किसी एक मंत्री को हटाकर मुख्यमंत्री पूरी टीम को जवाब दे और एकजुट बनाए रखते हैं। वाह, अब जाकर इन दोनों के बीच का रिश्ता साफ हुआ। इससे ये भी साफ हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। संविधान में तो मुख्यमंत्री के लिए बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, फिर उन्हें असल में इतनी पावर मिलती कहाँ से है? मुख्यमंत्री की शक्ति का आधार यही है कि वो मंत्री परिषद का प्रमुख है, उसका केंद्र बिंदु है। चलिए देखते हैं कि ये शक्तियां दिखती कैसी हैं। एक, जैसा हमने बात की, वो राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है। 2, वो मंत्रियों के बीच मंत्रालयों यानी पोर्टफोलियोज का आवंटन और फेरबदल करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये पूरी तरह मुख्यमंत्री का फैसला होता है। बिल्कुल, वो जब चाहें किसी मंत्री का विभाग बदल सकता है, जिसे हम मंत्रिमंडल में फेरबदल कहते हैं। और गठबंधन सरकारों में तो ये पोर्टफोलियो का बंटवारा बहुत बड़ी खींचतान का मुद्दा बन जाता होगा। निश्चित रूप से। संवैधानिक सिद्धांत तो यही है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन गठबंधन की राजनीतिक हकीकत में समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही माना जाता है। और क्या शक्तियां हैं? तीसरी शक्ति है कि वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके फैसलों को प्रभावित करता है। और चौथी, जैसा हमने अभी देखा, वो किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल से उसे बर्खास्त करवा सकता है। और मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी और निर्णायक शक्ति कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो मुख्यमंत्री को इस पूरी व्यवस्था की धुरी बना देती है, वो ये है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिमंडल अपने आप भंग हो जाती है। जी, सरकार गिर जाती है। किसी और मंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से सिर्फ एक पद खाली होता है, जिसे मुख्यमंत्री चाहें तो भरें या ना भरें। लेकिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा पूरी सरकार का इस्तीफा होता है। इसको किसी एनालॉजी से समझा सकते हैं? जरूर। आप मुख्यमंत्री को उस कील की तरह समझिए जिस पर पूरी मंत्री परिषद की तस्वीर टंगी होती है। अगर कील निकल जाए तो पूरी तस्वीर ही गिर जाती है। लेकिन अगर तस्वीर का कोई एक कोना फट जाए, यानी किसी मंत्री का इस्तीफा हो जाए, तो तस्वीर अपनी जगह टंगी रहती है। बहुत खूब। मतलब पूरी मंत्री परिषद का अस्तित्व मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने से ही है। बिल्कुल। इस चर्चा ने तो मंत्री परिषद की पूरी मशीनरी को खोलकर रख दिया है। चलिए, जाने से पहले स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एग्जाम के लिए 6 सबसे जरूरी टेकअवेज को लॉक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पहला, आर्टिकल 163। ये बस इतना कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, यानी टीम का आधार। सही। दूसरा, आर्टिकल 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। शक्ति का स्रोत। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये याद रखना है। हाँ, न कि विधान परिषद या राज्यपाल। चौथा पॉइंट। चौथा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, जिसका व्यावहारिक मतलब है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, कैबिनेट के बारे में। बिल्कुल। पांचवा, कैबिनेट। ये मंत्री परिषद का केंद्रक यानी न्यूक्लियस है और राज्य में अधिकार का वास्तविक केंद्र है। और छठा और सबसे निर्णायक पॉइंट। छठा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु का मतलब है पूरी मंत्री परिषद का भंग हो जाना। शानदार। ये 6 पॉइंट्स तो एकदम दिमाग में बैठ गए। अब एक ट्रिकी एमसीक्यू पर भी बात कर लेते हैं, जो अक्सर कंफ्यूज करता है। प्रश्न है, राज्य के एक मंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? और विकल्प है ए, मंत्री परिषद भंग हो जाती है, बी, मुख्यमंत्री नए मंत्री की नियुक्ति करते हैं, सी, केवल एक पद रिक्त हो जाता है जिसे भरने या न भरने का निर्णय मुख्यमंत्री लेते हैं, या डी, राज्यपाल सीधे एक नए मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये एक क्लासिक प्रश्न है। ज्यादातर छात्र इसे मुख्यमंत्री के इस्तीफे से कंफ्यूज कर देते हैं और ए या बी में गलती कर बैठते हैं। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी। जैसा हमने कील और तस्वीर वाली एनालॉजी में समझा, किसी एक मंत्री के जाने से सिर्फ एक वैकेंसी बनती है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। और उस पद को भरना है या नहीं, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का फैसला होता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, इससे सारे संदेह दूर हो गए। आज की इस चर्चा ने राज्य मंत्री परिषद की पूरी संरचना को बहुत स्पष्ट कर दिया है। जी। अगली बार हम राज्य की कानून बनाने वाली संस्था यानी राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर की संरचना और शक्तियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि जो नीतियां ये मंत्री बनाते हैं
उन्हें कानूनी जामा कैसे पहनाया जाता है?